राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों। और कशान का हाल चाल सब आनंद मंगल होए। देखो आज अपने 100 प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों। इसमें 100 प्रश्न आपके मैं कराऊंगा और एग्जाम में बहुत ही तगड़े तरीके से यही प्रश्न इसी पैटर्न से आने वाले हैं आपके। ठीक है, तो अपन चलो शुरू करते हैं। आज बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देखो पहला ही प्रश्न है, जैसे कि कथन और कारण से काफी सारे प्रश्न आते हैं। मैंने पहले ही बताया कि आपको कथन और कारण पहले पढ़ने हैं, देखने हैं कि क्या दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और फिर उसके बीच में कथन के बाद में आपको लगाना है क्योंकि। अगर क्योंकि लगाने के बाद में उसका जो ये रीजन है, कारण है, अगर वो सही निकलता है तो आप ये कथन और कारण सही और दोनों इसकी व्याख्या करते हैं, आप इस प्रकार के आंसर लगा सकते हैं। जैसे कि पहले पढ़ रहे हैं दोस्तों कि लोहे में जंग लगना। लोहे में जंगना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है भाई, रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि ये क्या होती है कि इसमें उसका क्या होता है दोस्तों कि नया पदार्थ बनता है। क्या क्या याद रखेंगे दोस्तों? नया पदार्थ बनता है। एक मेन चीज इसका की पॉइंट है, ये नया पदार्थ बनता है। और अगर आप जैसे मान लो दूध से दही बना रहे हैं, दूध से क्या बना रहे हैं दोस्तों? दही बना रहे हैं, तो दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता। ठीक है ना, यानी उत्क्रमणीय क्रिया नहीं है ये। अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों कि रासायनिक परिवर्तन में मूल पदार्थ के रासायनिक गुणों संगठन में स्थायी परिवर्तन होता है और एक नया पदार्थ बनता है। बस बात यही ध्यान रखनी है। देखो कथन और कारण दोनों ही सही है और एक दूसरे की क्या कर रहे हैं दोस्तों? व्याख्या कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट आंसर ये हो गया। चलो अपन सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? सेकंड क्वेश्चन है कि एंजाइम एंजाइम उत्प्रेरक, एंजाइम जो उत्प्रेरक है दोस्तों, जैव रासायनिक अभिक्रिया। एंजाइम देखो, एंजाइम उत्प्रेरक होते कहाँ दोस्तों? जीवों के शरीर के अंदर, जिन्हें आप जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं, जीवों के शरीर के अंदर ही रहता है। ठीक है, और जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को ये क्या करते थे दोस्तों? बिल्कुल बढ़ा देते हैं। बिल्कुल यही काम करते हैं एंजाइम, है ना। और वे अत्यधिक विशिष्ट होते हैं, यानी हर एंजाइम हर क्रिया को प्रभावित नहीं करेंगे। मतलब एक विशिष्ट एंजाइम होगा, वो विशिष्ट अभिक्रिया को क्या करेगा दोस्तों? प्रभावित करेगा। अब कारण क्या बोल रहा है कि एंजाइम सक्रियण ऊर्जा के मान को बढ़ाकर अभिक्रिया को सुगम बनाते हैं। अभिक्रिया के भाई सक्रियण ऊर्जा, आप सोचिए कि आपका क्रिया कारक यहाँ है और आपको ऊर्जा चाहिए। इतनी ऊर्जा पाकर नॉर्मली रूप से बिना उत्प्रेरक की सहायता से यहाँ पर क्रियाफल में चेंज होता है, यानी उत्पाद यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों? उत्पाद बनेगा। और ये क्या है दोस्तों? क्रिया कारक है। अब उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता क्या है कि इतनी मात्रा में ऊर्जा नहीं चाहकर इस सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देता दोस्तों? घटा देता। तो सक्रिय ऊर्जा को जैसे घटाएगा तो इसमें समय क्या हो जाएगा दोस्तों? कम हो जाएगा, और यानी जल्दी से क्रिया पूरी हो जाएगी। यही एंजाइम का कार्य है। तो यहाँ लिखा अभिक्रिया के मान को बढ़ाता है, जो कि एक गलत तथ्य है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है। व्याख्या करने की तो बात ही खत्म हो गई। तो इसमें आंसर निकल के आता है दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। देखो, हीरा विद्युत का कुचालक है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। क्या प्रश्न है दोस्तों कि हीरा विद्युत का कुचालक है? भाई सत्य बात है। इसका रीजन क्या दोस्तों कि हीरे की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? sp3 चतुष्फल की संरचना होती है। वो इतनी तगड़ी होती है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का अभाव होता है। जबकि ग्रेफाइट आप सबने देखा है कि ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है दोस्तों? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसके कारण, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये क्या होता है? सुचालक होता है। अब रीजन पढ़ लेते हैं। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु sp3 संकरित अवस्था में रहता है, अभी ऊपर ही बताया आपको, जबकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। बिल्कुल, यानी कथन और कारण दोनों सही है। और ये कथन और कारण क्या करते हैं दोस्तों? एक दूसरे की क्या करते हैं? व्याख्या भी करते हैं। आगे बात समझ में। चलो 5वें प्रश्न पर चलते हैं अपन दोस्तों। चलो 5वें प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को एलपीजी की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल माना गया है, यानी सीएनजी को बोला गया है कि ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। भाई कारण क्या है कि इसमें मेन तत्व है मीथेन CH4। जब इसका दहन होगा तो क्या बनेगा? CO2 और H2। इसमें कोई H2 है ना, इससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है दोस्तों, आप सब जानते हो। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अगर लेकिन आप देखते हैं कि एलपीजी में
भाई कम मात्रा में, ऐसा भी नहीं कि पेट्रोल इनके तुलना में, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि ज़्यादा जहरीला है, और बहुत सारे हाइड्रोकार्बन जो पूर्ण रूप से जलते नहीं है वो एलपीजी में ज़्यादा मात्रा में होते हैं। अब देखो इसका कारण पढ़ लेते हैं। सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन है, सही बात है, जिसके दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड अजल्य हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन बहुत न्यूनतम होता है। तो बिल्कुल कथन कारण दोनों सही है दोस्तों, और एक दूसरे की क्या करते हैं, व्याख्या भी करते हैं। अब छठे नंबर के सवाल पे चलते हैं अपन। सवाल नंबर 6 देखिए दोस्तों, साबुन कठोर जल में झाग नहीं देते हैं। बिल्कुल सत्य बात है, साबुन कठोर जल में झाग नहीं देते हैं। और सफाई का कार्य कुशलता से नहीं कर पाते हैं, भाई ये तो बिल्कुल सत्य बात है। फिर आगे पढ़ते हैं भाई कारण क्या है, तो अपन यहां लगा देते हैं भाई क्योंकि, भाई कारण भी सही है कि नहीं है। कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयन साबुन के साथ क्रिया करके अघुलनशील अवक्षेप बनाते हैं। बिल्कुल सत्य बात है, यानी कथन और कारण दोनों सही है, और यानी ये व्याख्या भी करता है इसका। अगला देखिए दोस्तों, हीरे का अत्यधिक चमकना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। हाँ बात सही है भाई। भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन अगर आपको समझा देता हूँ, जब भी कोई प्रकाश की किरण, जैसे आप सोचिए कि हीरे के अंदर प्रकाश की किरण चली गई है। अब हीरा क्या है, सघन माध्यम, जब भी वायु में जाएगी तो यानी विरल माध्यम में जाएगी, और जब भी सघन माध्यम विरल माध्यम होते तो अपन बीच में क्या खींचते हैं दोस्तों, इस प्रकार से अपन एक काल्पनिक एक समतल रेखा खींचते हैं। यहाँ से भाई सीधे हीरे से प्रकाश की किरण गई। अब गई तो क्या होता है कि क्या होता है दोस्तों कि अपवर्तन के कारण हल्की सी भाई जानी चाहिए थी ऐसे, है ना। तो सघन माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो थोड़ा सा ये अभिलंब अभिलंब यहाँ खींच देते हैं दोस्तों। अभिलंब से क्या हो जाती है दोस्तों, ये दूर हो जाती है। अभिलंब से क्या हो जाती है दोस्तों, दूर हो जाती है, थोड़ी सी इस प्रकार से चली जाती है। जैसे जैसे इस किरण को मैं ऊपर की ओर बढ़ाऊंगा दोस्तों, या इसको मोड़ता जाऊंगा, तो ये क्या करेगी, एक समय आएगा कि एक ऐसा कोण आएगा कि इस समतल के बिल्कुल परावर्तित जो किरण है, इस समतल जो अपना समतल है इसके बिल्कुल पैरेलल यानी इसके ऊपर से गुजरने लग जाएगी, और थोड़ा सा और इसका कोण बढ़ाऊंगा तो ये वापस इसी माध्यम में परावर्तन होगा। तो ये कहलाता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ में आ गई बात। अब जो ये बिल्कुल इस प्रकार से गई है समतल, इस समतल, इसे ही कहते हैं आप क्रांतिक कोण, यानी जो जितना इसको बढ़ाते जाएंगे दोस्तों ये कहलाता है इसका क्रांतिक कोण कहलाता है। तो हीरे का अपवर्तनांक बहुत उच्च होता है, सही बात है, इसका क्रांतिक कोण बहुत कम होता है 24.4। ये बिल्कुल याद रखने वाली बात है, यानी दोनों ही सही है और एक दूसरे की क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये व्याख्या भी कर रहे हैं। सवाल नंबर 8 देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, जबकि पृथ्वी से देखने पर यह है क्या दिखाई देता है दोस्तों, नीला दिखाई देता है। भाई ठीक है भाई, ये तो सब आप सब जानते हो वर्ण विक्षेपण के कारण, लेकिन भाई ये बात तो सत्य हो गई दोस्तों आपकी, ठीक है, ये तो सही हो गया, चलो ठीक है। अंतरिक्ष में वायुमंडल न होने के कारण वहां सूर्य का प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं हो पाता है। भाई वायुमंडल नहीं होने पर सूर्य का प्रकाश, वैसे सूर्य का प्रकाश का वहां कोई महत्व ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है दोस्तों। तो यहां अपन कह सकते हैं ए सही है, लेकिन आर इसका गलत है। आगे देखो दोस्तों, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को देख नहीं पाता। बिल्कुल सत्य है, जैसा कि नाम है उसका उल्टा होता है। इसका रीजन है दोस्तों कि ये जो रेटिना है इस पर क्या होता है दोस्तों कि इस पर ही चित्र बनता है, अपनी आँख का चित्र इस पर बनता है। अगर ये चित्र पहले बनने लग जाए किसी भी कारण से, चित्र अगर यहाँ बनने लग जाए, चित्र इस रेटिना से पहले यानी निकट बनने लग जाए, तो वो कहलाता है दोस्तों निकट दृष्टि दोष। इससे व्यक्ति दूर का नहीं देख पाता है। अगर इस रेटिना से पीछे बन जाए दोस्तों ना, यहाँ पर चित्र बनने लग जाए अपना कोई भी, तो वो इस रेटिना से दूर हो जाता है, तो उससे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। उसमें पास का नहीं दिखाई देता। बात समझ में आ गई है। इस दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनता नहीं दोस्तों, अभी बताया मैंने कि रेटिना के पास बनता है यानी आगे बनता है, यानी ए तो सही है लेकिन आर इसका क्या है दोस्तों, गलत है। सवाल नंबर चलते हैं अपन दोस्तों 10वें नंबर पर। अगला देखिए दोस्तों, भू स्थिर उपग्रह। भाई भू स्थिर उपग्रह पहले समझ लीजिए कि ये अपनी पृथ्वी है दोस्तों, और ये कोई सैटेलाइट है, उपग्रह है।
ठीक है। अब ये क्या करता है, पृथ्वी अपने एक्स पर घूमेगी दोस्तों। इसके बिल्कुल आप सोचिए कि जैसे मान लो आप इस बस में और एक बस, इस बस में आप बैठे, इस बस में आपका मित्र बैठा है, या इसी बस के अंदर दो जने बैठे हुए हैं। आप कितनी स्पीड से बस जा रही है, लेकिन आप ये दोनों एक दूसरे की स्थिति के अनुसार एक किस अवस्था में दोस्तों, विराम अवस्था में, भले गति कर रहे हैं या एक साथ बस चल रही है ये और ये, तो आमने सामने अगर ये रहते हैं दोस्तों, समान गति से चल रहे हैं, भले 10 किलोमीटर आगे चले जाए, पर ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के सापेक्ष में क्या दोस्तों, स्थिर है। इसी प्रकार से यदि मान लो इसकी ही तरह, इसके पृथ्वी की तरह से इसकी घूर्णन गति हो जाए, तो ये जो सैटेलाइट है कैसा दिखाई देने लगता है अपने को, स्थिर है, कि भाई घूम नहीं रहा, एक जगह स्थिर है। तो इसे कहते हैं दोस्तों भू स्थिर उपग्रह। पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है, बिल्कुल सत्य बात है ना। भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के घूर्णन काल के ठीक बराबर है, 24 घंटे होता है, और ये पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है, बिल्कुल सत्य बात है। इसीलिए क्या उपग्रह आपको स्थिर दिखाई देते हैं, यानी कथन और कारण दोनों सही है, और ये एक दूसरे की क्या करते हैं दोस्तों, व्याख्या भी करते हैं। सवाल नंबर 11 चलते हैं दोस्तों। आगे देखिए, हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष इस रोग के जीन को अपने पुत्रों में सीधे से स्थानांतरित नहीं कर पाते। देखो सोचो, हीमोफीलिया से ग्रस्त की बात करते हैं, जैसे पिता में कौन से गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, एक्स वाई, और ये हमेशा एक्स लिग्न संलग्न वंशागति, यानी इस एक्स के ऊपर मैंने डॉट लगाया दोस्तों, इस डॉट का मतलब होता है कि इस एक्स के ऊपर क्या है दोस्तों, हीमोफीलिया का जिन उपस्थित। अब ये क्या करता है दोस्तों, कि आप बताओ कि अगर मान लो ये कह रहा है, अगली बात इसका रीजन पढ़ते हैं कि हीमोफीलिया एक एक्स संलग्न प्रभावी, बिल्कुल सही एक्स संलग्न अप्रभावी विकार है, और ये पिता अपने पुत्र को केवल वाई गुणसूत्र ही प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। अब ये पूछ रहा है कि जिनको अपने पुत्रों में कभी सीधे स्थानांतरित नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। इसका रीजन है दोस्तों, हमेशा इसमें याद रखना, वाहक जो होती है, वाहक हमेशा क्या कौन होगी दोस्तों, मादा ही होगी। उसका रीजन भी समझा देता। देखो, अगर पुत्र पैदा होगा तो पिता से तो क्या जाएगा, वाई जाएगा। अब बताओ, इसमें तो एक्स तो आया ही नहीं, पिता वाला जो रोगी जिन इसके ऊपर उपस्थित है, तो इस पुत्र में कभी भी पिता से डायरेक्ट भी हीमोफीलिया का रोग नहीं होगा। इसी अगर मान लो इसके अलावा वहां पर पुत्री होती है, तो पुत्री में ये एक्स वाला जिन वाला गुणसूत्र जाएगा दोस्तों, और फिर ये क्या हो जाएगी दोस्तों, इसमें एक्स और माता से भी आएगा, लेकिन ये प्रभावी हो जाएगा, है ना, ये लिखा हो ना प्रभावी। अब ये इस पुत्री के जो भी संतान आगे होगी, उसमें ये एक्स फैक्टर अगर चला गया दोस्तों, तो फिर वो क्या हो जाएगा दोस्तों, रोगी हो जाएगा। समझ में आ गई बात, स्पेशली पुरुष। चलिए, यानी दोनों सही और एक दूसरे के क्या कर रहे हैं दोस्तों, व्याख्या भी कर रहे हैं। 12वां चलते हैं दोस्तों अपन। सवाल नंबर 12, सेंट्रल डोगमा के अनुसार आनुवंशिक जानकारी का प्रवाह हमेशा डीएनए से आरएनए और फिर प्रोटीन की ओर एक दिशीय होता है। नहीं दोस्तों, एक दिशीय नहीं होता है, ठीक है ना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, देखो प्रक्रिया क्या है कि डीएनए से क्या बनाया जाता है दोस्तों, डीएनए से, डीएनए में भी आर डीएनए होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इससे क्या बनाया जाता है दोस्तों, एमआरएनए बनाया जाता है। और एमआरएनए किसमें बदलता है दोस्तों, प्रोटीन के अंदर बदलता है, यही नियम रहता है दोस्तों। अब देखो, अगर मान लो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन विधि द्वारा क्या है दोस्तों, कि एमआरएनए को वापस किस में कन्वर्ट किया जाता है दोस्तों, डीएनए में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी एक दिशीय प्रक्रिया तो नहीं है। ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। फिर पूछ रहा है कि रेट्रोवायरस जैसे कि एचआईवी में आनुवंशिक सूचना का प्रवाह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा आरएनए से वापस डीएनए की ओर होता है, ये बात सत्य है दोस्तों, ना। तो यानी आपका क्या है दोस्तों, ए गलत है, परंतु क्या है, आर आपका सत्य है। सेकेंड वाला इसके अंदर सत्य हो जाता है। सवाल नंबर 13, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। रीजन क्या है दोस्तों, ऊर्जा का पिरामिड इस प्रकार से बनाया जाता है। लिंडमान महोदय ने बताया कि 10% ऊर्जा का नियम है, यानी सबसे पहले अगर मान लो यहाँ पर 100% ऊर्जा है, तो अगले वाले पर हमेशा इसका 10% ही जाएगा, फिर अगले वाले में इसका 10% यानी 1%, फिर इस प्रकार से घटता हुआ जाता है। और जब घटता हुआ जाता है तो
ऊर्जा का कोई भी पिरामिड होगा वो कैसा बनेगा दोस्तों, सीधा। और हमेशा ऊर्जा का सिद्धांत यही रहेगा, समझ में आ गई। और देखो नीचे रीजन अगर आप यहाँ क्यों की लगा के भी देखते हो तो लिंडमान 10 नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर तक केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरित होता है, शेष ऊर्जा उष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। यानी कथन कारण दोनों सही, एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं। सवाल नंबर 14 देखिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। बीटी कॉटन, बीटी कॉटन यानी कपास है दोस्तों। बी का मतलब बेसिलस और टी मतलब थ्योरेंजियसिस, ठीक है। एक ट्रांसजेनिक पादप है, बिल्कुल सही बात है, जो कीटों के प्रति क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध होता है। एक्चुअली क्या होता है कि कीटों से लड़ने के लिए इसमें क्या जीन के अंदर ही कुछ ऐसी चीजें डाल दी जाती है दोस्तों कि उस पर कीट लगेगा ही नहीं, लगेगा तो वो खत्म हो जाएंगे, समझ में आएगी। इसमें बेसिलस थ्योरेंजियसिस जीवाणु से प्राप्त क्राइजिन को जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा प्रविष्ट करवाया जाता है। किसको प्रविष्ट करवाया जाता है, CRY क्राइजिन को। यानी कथन कारण सही है, दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे हैं दोस्तों, व्याख्या भी कर रहे हैं। सवाल नंबर 15। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वदाता कहा जाता है, बिल्कुल सत्य बात है, ये स्टेटमेंट सही हो गया। ओ रक्त समूह की लाल रक्त कणिकाओं के RBC पर कोई एंटीजन उपस्थित नहीं होता है, बिल्कुल, और ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है A और B उपस्थित नहीं होता है, बिल्कुल सत्य है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना कि एक एंटीजन पाया जाता है, उसका नाम है H एंटीजन, वो सब में ही पाया जाएगा ना, किसी भी ग्रुप हो, AB हो, कोई भी ग्रुप हो दोस्तों, उसमें कौन सा एंटीजन तो पाया ही जाएगा, H एंटीजन पाया ही जाएगा। तो यानी दोनों ही क्या हो जाते हैं दोस्तों, ये सत्य हो जाते हैं, यानी एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं। तो सवाल नंबर आगे 16 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, देखो सीधी सी बात है, भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में उदाहरण क्या है, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनेगा, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। तो भौतिक परिवर्तन, दूध से दही का जमना, बिल्कुल नया ही पदार्थ बन गया। और अपने को पूछना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण देखना, जल का विद्युत अपघटन, अपघटन मतलब टूट गया तो फिर से कोई दिक्कत नहीं, वापस बनेगा नहीं जल, है ना। प्लेटिनम का तार का गर्म होना, गर्म होने पर कोई दिक्कत नहीं, गर्म होकर वापस ठंडा हो जाएगा, वापस प्लेटिनम बनेगा, नया पदार्थ बनेगा नहीं। मोमबत्ती का जलना है भी रासायनिक परिवर्तन, तो अपना उदाहरण उत्तर आ जाता है दोस्तों इसका C। नेक्स्ट देखिए 17वें नंबर का सवाल। जब पोटेशियम परमैंगनेट दोस्तों KMnO4 को अम्लीय माध्यम स्पेशली H2SO4 की उपस्थिति में इसको क्या किया जाता है, क्रिया करवाई जाती है। ऑक्जेलिक अम्ल, देखो पोटेशियम परमैंगनेट होता है दोस्तों KMnO4 प्लस आपका ऑक्जेलिक अम्ल होता है दोस्तों, देखो COOH और COOH इस प्रकार से, तो C2 2 और ऑक्सीजन दोस्तों 2 और 2 4 हो जाते हैं, और हाइड्रोजन भी कितने हो जाते हैं, 2 इसके अंदर हो जाते हैं, ये इसका सूत्र हो जाता है दोस्तों। और H2SO4 की क्रिया होती है, देखो यहाँ पर ये जो होता है दोस्तों, इससे बनता है CO2, ठीक है ना। और इसमें KMnO4, देखो अगर यहाँ पर मैग्नीज की बात करें, ऑक्सीकरण अंक है दोस्तों इसका 7, जो कि बाद में क्या हो जाता है दोस्तों, घट जाता है। ऑक्सीकरण अंक का घटना क्या कहलाता है दोस्तों, अपचयन कहलाता है। यानी एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया है, यानी ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी इसके अंदर हो रहा है, ठीक है। 17 नंबर का सवाल हो गया। 18वें नंबर के सवाल पे चलते हैं दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त सकारात्मक उत्प्रेरक के संबंध में असत्य कथन ढूंढिए। चलो, ये अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को घटाते हैं, बिल्कुल सत्य बात है, अपने को ढूंढना दोस्तों असत्य कथन। ये अभिक्रिया की साम्य अवस्था को परिवर्तित करते हैं, नहीं भाई साहब, उत्प्रेरक का मुख्य गुण ही है कि वो साम्य अवस्था को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता, तो यही असत्य कथन हो गया। आगे पढ़ लेते हैं। ये अग्र और प्रतीप दोनों अभिक्रिया के वेग को समान रूप से प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सत्य बात। और अभिक्रिया के अंत में इसका द्रव्यमान और रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है, बिल्कुल, इसमें उत्प्रेरक में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो यानी इसका आंसर निकल के आ जाता है 18वें में, दूसरा वाला, ठीक है, साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करेगा दोस्तों। 19वां नंबर का जो सवाल है, वसा युक्त खाद्य पदार्थों का लंबे समय तक रखने पर खराब होना, देखो खराब कभी भी होएगा ना, उसका एकमात्र कारण रहता है दोस्तों ऑक्सीकरण, तो इसका सीधा सा है, कोई दिक्कत है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा क्या हो जाता है, उस वसा का ऑक्सीकरण हो जाता है, तो आंसर यही निकल के आता है। सवाल नंबर 20 देखिए आप, देखो वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, एग्जाम में आने लायक सवाल है। ये पूछ रहा है हेबर विधि द्वारा अमोनिया जो बनता है, देखो अमोनिया बनाने में क्या होता है दोस्तों, NH2 प्लस 3H2 और 3H2, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, NH3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। अब इस क्रिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन की क्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक, आप सब जानते हो कि इसके अंदर लोहा उत्प्रेरक यानी फेरिक यानी Fe धातु इसमें काम में ली जाती है, और उत्प्रेरक वर्धक यानी उस उत्प्रेरक की भी शक्ति बढ़ाने के लिए क्या काम में लिया जाता है दोस्तों, मोलिब्डेनम, तो इसका आंसर निकल के आ जाता है लोहा और मोलिब्डेनम। समझ में आ गई दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों 21 नंबर का,
चिप्स के पैकेट में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? भाई ऑक्सीकरण को रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाएगी दोस्तों? नाइट्रोजन। कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो आपको सबको आता होगा। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त कैटेलिक कन्वर्टर, कैटेलिक कन्वर्टर दोस्तों हानिकारक गैसों को किस में परिवर्तित कर देते हैं? हानिकारक गैसों को किस में परिवर्तित कर देंगे दोस्तों? इसमें से आप देखिए कि इसमें किस में परिवर्तित कर देंगे दोस्तों, आप बताइए, इसका आंसर बताइए। इसमें CO2 और N2, ये गैस क्या होती है, ज़्यादा हानिकारक नहीं है, तो इसमें परिवर्तित कर देंगे। अगर बाकी CO जो है वो अपने आप में एक जहरीली गैस है ना। तेईसवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? भाई आप सब जानते हो एक ही धातु है जो आपके थर्मामीटर में डाली जाती है, पारा, है ना। और इसके अलावा ए धातु, भाई हमेशा याद रखिए, ठोस जो होती है धातु में होती है वो हमेशा किस रूप में होती है? अधिकतर ठोस। एकमात्र है जो किस में होती है दोस्तों? लिक्विड या द्रव अवस्था में। और अधातुएं हमेशा किस में होती है दोस्तों? गैसीय अवस्था में होती है। केवल ब्रोमीन, ब्रोमीन जो जल होता है दोस्तों, वो एक ब्रोमीन जल से ही उसको बोला जाता है, तो वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। समझ में आ गया ना? पारा और ब्रोमीन इसका आंसर हो जाएगा। तो 24 नंबर का सवाल देखते हैं दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही रासायनिक सूत्र बताइए, जिसमें कितने तापमान पर गर्म करने से बनता है? तो इसमें आपको सबको पता है, एकमात्र याद रखिए, कैल्शियम सल्फेट है और उसमें आधा अणु क्या होता है दोस्तों? जल का होता है, ठीक है ना। तो इसका ये आंसर निकल के आता है। आगे देखिए, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है दोस्तों? CaOCl2, ठीक है, का रासायनिक सूत्र ये हो गया। और वायु में खुला छोड़ने पर कौन सी तीक्ष्ण गैस निकलती है? तो क्लोरीन निकलेगी दोस्तों इसकी, ठीक है। तो ये इसका आंसर निकल के आ जाता है। और 26वें नंबर का सवाल देखिए, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो है दोस्तों और वाशिंग सोडा के रासायनिक सूत्र लिखिए। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट, और धावन सोडा होता है दोस्तों Na2CO3, और इसमें 10 अणु जो है क्रिस्टलन जल पाया जाता है दोस्तों। तो आंसर इसका निकल के आता है बी। समझ में आ गया ना? 26वें नंबर का सवाल हो गया। 27वें नंबर का सवाल देखते हैं दोस्तों। 27वें नंबर का सवाल देखिए, उत्कृष्ट धातुएं जैसे कि सोना घोलने के लिए प्रयुक्त अम्लराज, एक्वारेजिया जो संगठन होता है दोस्तों, अब ये सबको पता है, आपको बता रखा मैंने इसके अंदर। इसके अंदर आपको क्या आंसर निकल के आता है बताइए दोस्तों? इसके अंदर आप बताइए HCl और HNO3 होता है। ये किस अनुपात में होता है दोस्तों? 3 इसके अनुपात और 1 अनुपात इसका होता है। देखो बताया मैंने वहां पर भी, ये 3 नीचे लिखा हुआ है तो 3 इस पर ढोल दीजिए। इसका क्लोरीन एक ही है तो इधर इसका ढोल दीजिए। 3:1 में ये आराम से पाया जाता है, ये आप बता सकते हो ना। 28वां सवाल देखिए, 28वें सवाल में देख पढ़ते हैं दोस्तों। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, स्टेनलेस यानी जंग रोधक लोहा, मिश्र धातु का मुख्य संगठन क्या है? इसमें जंग रोधी बनाता है, क्या है दोस्तों बताइए? 28वें सवाल में क्या आंसर निकल के आएगा? तो इसमें दोस्तों लोहा, क्रोमियम और निकल, है ना। एक कार्बन भी होता है दोस्तों इसमें, ठीक है ना। वैसे जो लोहा होता है वो नरम होता है दोस्तों, जब कार्बन मिलाया जाता है तो ठोस हो जाता है। उस सवाल नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ग्लोबर लवण के नाम से जाना जाता है? ऐसे सवाल दोस्तों काफी पूछे जाते हैं आपके, है ना। ग्लोबर लवण दोस्तों आपका Na2SO4 10H2O, ये आपका क्या है दोस्तों? ग्लोबर लवण है, सोडियम सल्फेट, है ना। सवाल नंबर 30 दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, ये 2-3 एग्जामों में प्रश्न आ चुका है दोस्तों। फुलरिन 60 यानी कार्बन जो C60 की संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन पूर्णतः क्या है दोस्तों? सत्य है। पूर्णतः क्या है दोस्तों? सत्य है। इसमें केवल 6 सदस्यीय कार्बन वलय पाई जाती है। देखो पूर्णतः तो सत्य नहीं है दोस्तों। आगे देखिए, इसकी आकृति फुटबॉल जैसी होती है, यहां तक तो सही है। जिसमें 20 षटकोण, 20 क्या होते हैं दोस्तों? षटकोण, बिल्कुल सत्य बात। और 12 पंचकोण होते हैं। हाँ ये बात आपने गुरुजी बताई थी, बिल्कुल सत्य है। तो यही आंसर इसका होगा, आगे पढ़ने से ज्यादा मतलब नहीं, फिर पढ़ लेते हैं। अपने को तो सत्य चाहिए। ये कार्बन का एक क्रिस्टलीय रूप है, इसमें sp3 संकरित अवस्था नहीं, इसमें कार्बन परमाणु के बीच केवल एकल बंध पाए जाते हैं, नहीं। तो इसका सबसे सटीक और सही आंसर क्या दोस्तों? बी वाला आंसर निकल के आता है। 31वां सवाल देखिए, मार्स गैस दोस्तों, मार्स का मतलब होता है दलदल, दलदल से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? मार्स गैस का मुख्य घटक क्या है? कुछ नहीं दोस्तों, आप सबको पता है, मीथेन, ठीक है। मार्स गैस का क्या? CH4। यह किस हाइड्रोकार्बन श्रेणी का प्रथम तत्व? भाई एल्केन का है, आप सब जानते हो। कार्बन हाइड्रोजन का जो एल्केन होता है मुख्यतः, वो एल्केन का ये मुख्य घटक है। तो आंसर निकल के आता है दोस्तों आपका बी।
32 नंबर का सवाल देखते हैं दोस्तों। फ्रियोन बारा क्या था दोस्तों? फ्रियोन बारा का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? समझ में आई? इसका क्या सूत्र है दोस्तों? बताओ फटाफट, इसका आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में फटाफट आप भी लिखते जाइए दोस्तों, इसका आंसर क्या निकल के आता है? CF2Cl2 इसका आंसर है ना? ठीक है। और इसको कहाँ काम में लिया जाता है दोस्तों? आपके रेफ्रिजरेशन यानी प्रशीतक के रूप में ठंडा करने के काम में, फ्रिज के अंदर काम में लिया जाता है। आगे देखो दोस्तों, CNG का मुख्य घटक, CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक मीथेन है, जबकि LPG का मुख्य घटक, मैं ऊपर भी बता चुका हूँ दोस्तों आपका, इसका मुख्य घटक होता है दोस्तों प्रोपेन और ब्यूटेन। ये क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? कौन सा नहीं? आंसर लिख के बताइए दोस्तों। सेल्यूलोज है, स्टार्च है, रेयोन नहीं है दोस्तों ना, ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है, कृत्रिम। प्राकृतिक रबर लिखा हुआ है आइसोप्रीन, तो इसका आंसर निकल के आ जाता अपना दोस्तों रेयोन। अगला 35वां नंबर का सवाल देखिए दोस्तों, टेफ्लॉन किसका बहुलक है? इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? टेफ्लॉन किसका बहुलक है दोस्तों? टेट्राफ्लोरोएथिलीन CF2CF2 का बताया दोस्तों। नॉन स्टिक बर्तनों में इसकी कोटिंग में उपयोग किया जाता है, आंसर यही होता है। 36वें नंबर का सवाल देखिए दोस्तों, अपमार्जक साबुन की तुलना में कठोर जल में बेहतर सफाई क्यों करते हैं? बताओ भाई आंसर, क्यों करते हैं? ये वसा अम्लों के सोडियम लवण है? नहीं भाई, इसलिए तो नहीं करेंगे। इसके सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण कठोर जल के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ घुलनशील यौगिक बनाते हैं। हाँ, ये इसका सही आंसर है दोस्तों। अगला चलते हैं 37 नंबर पे। 37वां सवाल पढ़ रहे हैं दोस्तों, साबुन निर्माण की प्रक्रिया में सह उत्पाद कौन बनता है दोस्तों? जितने भी अम्ल है उससे सबसे पहले तो RCOONA या पोटेशियम ना, सोडियम या पोटेशियम के लवण है दोस्तों। इसके अलावा इसमें क्या होता है दोस्तों, क्या निकलता है? ग्लिसरॉल उप उत्पाद के रूप में बनता है, तो सह उत्पाद इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्लिसरॉल हो जाएगा। 38वां सवाल, 38वां सवाल देखिए दोस्तों, यदि कोई प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है, ठीक, क्या होती है दोस्तों? अभिलंब पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि ये समतल दर्पण है दोस्तों, और किस पर आपतित हो रही है दोस्तों? समतल दर्पण है, और ये अभिलंब मान लो जी, या इस प्रकार से देख लीजिए, ये अभिलंब है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसे सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। अभिलंब पर ही कोई आपतित होती है तो परावर्तित होने के बाद भी उसी दिशा में जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो कोई कोण बना रही है, कोण के लिए दो भुजा चाहिए, कोई कोण नहीं बना रही थी। कितने डिग्री का कोण बन जाएगा दोस्तों? 0 डिग्री का कोण बन जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, वाहनों के पार्श्व दृश्य रियर मिरर किस दर्पण का उपयोग किया जाता और क्यों? यानी पीछे का दृश्य, रियर व्यू मिरर, यानी पीछे का दृश्य आपको देखना है तो किस प्रकार का दर्पण काम में लिया जाता? अवतल दर्पण? नहीं दोस्तों। कौन सा लिया जाता दोस्तों? उत्तल दर्पण। रीजन क्या है? क्योंकि ये हमेशा सीधा, क्योंकि अपने को सीधा देखना दोस्तों ना, गाड़ियां उल्टी दिखेगी तो अच्छा नहीं लगेगा, अवतल में तो उल्टी दिखेगी आपको। छोटा प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल सही बात है। इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, छोटे छोटे कांच में दिखाएंगे तभी तो बहुत सारा एरिया दिखाई देगा, तो यही आंसर इसका निकल के आता है दोस्तों। अब चलते हैं अपन 40वें नंबर के सवाल पर। जब श्वेत प्रकाश की दोस्तों एक कांच के प्रिज्म में से गुजरती है तो आधार की ओर से अधिक झुकने वाला रंग, अधिक विचलन और न्यूनतम विचलन वाला रंग का क्रमशः बताइए दोस्तों। बताओ आंसर, बताओ दोस्तों इसका। जैसे आप, क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार से ये प्रिज्म है दोस्तों, और प्रिज्म मान लो ये श्वेत प्रकाश की किरण गुजर रही है, तो वर्ण विक्षेपण के बाद में क्या होता है कि 7 रंगों में क्या होती है दोस्तों? बट जाती है। और मैंने पहले ही बताया कि पुष्पराज झुकेगा नहीं, है ना। पुष्पराज क्या होता है दोस्तों? झुकेगा नहीं। और पुष्पराज कौन सा रंग है दोस्तों? लाल रंग है। कौन सा रंग है दोस्तों? लाल रंग। यानी लाल रंग झुकेगा नहीं। और झुकेगा कौन सा होता है दोस्तों? बैंगनी रंग। मैंने पहले बताया आपको, तो बैंगनी नीचे, है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या निकल के आ जाता है? बी। 41वें नंबर का सवाल देखिए, एक लेंस की क्षमता -2.5 डी यानी डायप्टर है। इस लेंस का प्रकार और फोकस दूरी क्या होगी? आप बिल्कुल इस तरीके से संकेत मैंने बहुत तगड़े तरीके से बताया था।
कौन सा लेंस है दोस्तों? अवतल लेंस है, माइनस बताने वाला, और -40 इसकी निकल के आ जाएगी। आप इसका सूत्र लगा के देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत लंबे हैं। चलो आगे की ओर देखते हैं। 42 नंबर का सवाल देखो, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? बताओ भाई, कौन से प्रकार का लेंस किया जाता है? भाई द्विफोकल लेंस है ना, उसको दूर और पास दोनों नहीं दिखाई देता है। इसमें ऊपर ऊपरी भाग अवतल और निचली भाग क्या होता है दोस्तों? उत्तल होता है ना, आपने देखा ही होगा। अगला सवाल देखिए 43वां नंबर का, प्रकाश के किस गुण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है और सूर्योदय के समय लाल दिखाई देता है? बताओ भाई आंसर, फटाफट बता दो इसका उत्तर, फटाफट इसका आंसर बताओ दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? प्रकीर्णन, है ना। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और किस इस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? बताओ फटाफट बता दो, इसका आंसर निकाल के बताओ फटाफट। कैसी होती है दोस्तों? दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बनता है, और वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है ना, ये होता है। 45 नंबर का सवाल देखिए, एक व्यक्ति केवल 50 सेंटीमीटर की दूरी साफ दिखाई देती और उसे 2 मीटर दूरी को देखने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी? फटाफट इसका आंसर निकाल के बताओ दोस्तों। इसका आंसर क्या है? अगर आप इसमें सूत्र देखते हो दोस्तों, तो आंसर निकल के आता है -1.5D। 46 नंबर का सवाल, 46 नंबर का सवाल देखते हैं दोस्तों। भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को किस वर्ष और किस देश के प्रक्षेपण यान की, भाई रशिया ना, सोवियत यूएसएसआर था उस समय 1975 के अंदर, सोवियत संघ यूएसएसआर के माध्यम से इसको छोड़ा गया था। 47 सवाल, चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर और रोवर का नाम क्रमशः क्या था? लैंडर कौन था? विक्रम, और रोवर था इसका प्रज्ञान। समझ में आएगी। 48 सवाल देखिए, 48, भारत द्वारा विकसित क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली का नाम क्या है जिसे व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जाता है? बताओ भाई दोस्तों, ये दोस्तों इसका ये आंसर है NAVLC। आगे देखो दोस्तों, PSLV पूर्ण रूप से क्या है? इसरो इसका वर्क हाउस क्यों कहा जाता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, सब जानते हो। इसकी अत्यधिक उच्च सफलता दर और बहुमुखी प्रतिभा के कारण इसको कहा जाता है। 50 नंबर का सवाल देखिए, डेटा संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बताओ दोस्तों, इसका आंसर क्या निकल के आएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका आंसर है। चलिए 51 नंबर का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में सुपर कंप्यूटर परम का विकास करती है? बताओ दोस्तों, इसमें आंसर निकल के आएगा CDSE पुणे, सीडेक पुणे। 52 सवाल देखिए दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी में क्रिप्टोग्राफी का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य है डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखना। मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोगों में मटर के पौधे यानी पाइसम सेटाइवन का चयन क्यों किया? असत्य कारण आपको चुनना है। चुनिए दोस्तों। मटर का पौधा वार्षिक होता है और इसका जीवन चक्र छोटा होता है, ये तो सत्य है, असत्य चुनना आपने को। इसमें स्पष्ट विरोधी लक्षण पाए जाते हैं, क्या ये? बताओ दोस्तों, ये तो सत्य है, लेकिन अपने को असत्य चुनता। इसमें सामान्यतः पर परागण ही होता है, स्वपरागण संभव नहीं है। नहीं दोस्तों, इसमें स्वपरागण भी होता है, तो ये कथन क्या हो गया अपना? असत्य हो गया, तो यही आंसर निकल के आ जाएगा। अगला देखिए 54 देखिए दोस्तों, यदि एक शुद्ध पौधे लंबे टीटी संकरण एक बोने पौधे से कराया जाए तो एप्टी पीढ़ी में प्राप्त फिनोटाइप और जीनोटाइप क्रमशः क्या होगा? बताइए आप। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, एकल संकर संकरण है, तो यहाँ पर आपका बी वाला आंसर निकल के आ जाता है। 3:1 इसका फिनोटाइप निकल के आता है और जीनोटाइप इसका निकल के 1:2:1। बढ़िया तरीके से आपको समझाया हुआ, वीडियो देख सकते हैं वहाँ पर। गुणसूत्र मुख्य रूप से किसके बने होते हैं और यूकेरियोटिक में क्रोमेटिन पैकेजिंग में कौन सा प्रोटीन सहायक है? बताइए दोस्तों, गुणसूत्र हमेशा किसके बने होते हैं दोस्तों? DNA और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, बता रखा है तुम्हारे को। आगे देखिए 56वां सवाल देखिए दोस्तों, DNA की द्विकुंडलीय संरचना का प्रतिपादन किसने किया?
वाटसन क्रिक ने किया। और दोनों श्रृंखलाओं आपस में किस बंध के द्वारा जुड़ी रहती है? तो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी रहती है दोस्तों। चलिए ये आंसर निकल के आ गया। आप बिल्कुल आराम से अगर वीडियो देखें तो इन सवालों को बिल्कुल धनाधन तरीके से आराम से कर सकते हो। सब कुछ आपको वीडियो में शानदार तरीके से समझाया हुआ है। 50 नंबर का सवाल है 57। प्रोटीन संश्लेषण के केंद्रीय सिद्धांत है दोस्तों सेंट्रल डोगमा जिसे कहा जा सकता है, जिसमें अनुलेखन और अनुवादन प्रक्रियाओं का सही क्रम दर्शाइए। बताओ दोस्तों, पहले आपको बताया डीएनए से किसका निर्माण होता है? एमआरएनए, जिसे अनुलेखन कहते हैं, और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है जिसे अनुवादन कहते हैं। तो आंसर निकल के आ जाता है। ये काफ़ी पूछा जाता था दोस्तों ना, इस लाइन को जरूर आप ध्यान रखना। 58 नंबर का सवाल, मनुष्य में लिंग निर्धारण के संबंध में कौन सा कथन वैज्ञानिक रूप से सत्य है? कौन सा कथन दोस्तों वैज्ञानिक रूप से सत्य है? संतान का लिंग पूरी तरीके से माता के अक्ष गुणसूत्र पर निर्धारित करता है? केवल नहीं दोस्तों, हमने को पूछ रहा सत्य, तो ये बात तो बिल्कुल सत्य नहीं है, केवल ऐसा ही नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए, पिता से प्राप्त गुणसूत्र यदि एक्स है तो लड़की और वाई है तो लड़का। हाँ बिल्कुल सही है, ही संतान का लिंग निर्धारण करता है, बिल्कुल सत्य बात है, पिता ही। हाँ, लड़की अगर होगी या लड़का होगा तो वो डिपेंड करता है केवल फादर पर। समझ में आ गई? तो ये इसका सत्य आंसर है। 59 देखिए दोस्तों, 59 देखिए, आरएनए में निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है जो डीएनए में अनुपस्थित होता है? बिल्कुल सीधा सा आंसर है दोस्तों, यूरेसिल ना, इसमें आरएनए के अंदर, और जबकि डीएनए में थायमीन पाया जाता है, थायमीन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है दोस्तों। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में निम्नलिखित में से किसे अपघटक डीकम्पोजर की श्रेणी में रखा गया है? आप सबको आना चाहिए दोस्तों। जीवाणु और कवक होते हैं ना, ये आपको बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है बढ़िया तरीके से। 61 देखिए दोस्तों, 61 में देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? पोषण स्तरों में आगे बढ़ने पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? कैसी होती है दोस्तों? चक्रवातीय बढ़ती है, एक दिशीय है ना, एक दिशीय और घटती जाती है, बिल्कुल एक दिशा में होती है, और ऊर्जा क्रम हमेशा क्या होता है दोस्तों? घटता जाता है। इसलिए इसका पिरामिड हमेशा कैसा बनता है? सीधा ही बनता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं 62 नंबर पर, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी पूरे। आगे देखिए 62 नंबर पर दोस्तों, गैसीय जैव भू रासायनिक चक्रों के अंतर्गत कार्बन चक्र का मुख्य वायुमंडलीय स्रोत और पौधे कार्बन का स्थिरीकरण किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? बताओ भाई, इसका आंसर तो सीधा सही है, कोई दिक्कत नहीं, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड है और प्रकाश संश्लेषण के रूप में करते हैं। 63 नंबर देखिए, जैव प्रौद्योगिकी में प्रतिबंध एंडोन्यूलेज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूलेज एंजाइम का क्या कार्य है? बताओ भाई फटाफट। डीएनए के टुकड़ों को जोड़ना नहीं, ये तो लाइगेज के कारण होता है। डीएनए के विशिष्ट स्थानों पर काटना, आणविक कैंची भी इसको बोला जाता है, ये बिल्कुल सत्य है, डीएनए के विशिष्ट स्थलों पर इसको काटना। समझ में आ गया ना? अगला देखिए 64 नंबर का, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित गोल्डन राइस, गोल्डन राइस जो है में किस विटामिन की प्रचुरता पाई जाती है जो विकासशील देशों में अंधेपन को रोकने में सहायक है? भाई अंधापन सीधा सा आ गया, जहां पर देखो अंधापन आ गया, और गोल्डन मतलब पीला कलर, पीले कलर से आपका विटामिन कौन संबंधित है? ए संबंधित है, अंधापन वगैरह, इसको बीटा कैरोटीन भी इसको कहते हैं। ठीक है ना? अगला देखिए दोस्तों, जैव पेटेंट के संदर्भ में बायोपायरेसी से क्या तात्पर्य है? किसी देश के जैविक संसाधनों और पारस्परिक ज्ञान का बिना उचित अनुमति और मुआवजे के अनाधिकृत व्यावसायिक दोहन करना। आंसर इसका बी। 66 नंबर, प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु कौन सा था? बताओ भाई, ट्रांसजेनिक, ये तो बच्चे को पता होगा दोस्तों। प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु कौन सा था और उसमें कौन सा विशेष गुण था? बताओ दोस्तों। तो रोजी गाय, और इसके दूध में क्या था दोस्तों? मानो प्रोटीन अल्फा लेक्टिब्लिन प्रचुर मात्रा में था। तो आंसर निकल क्या था दोस्तों? इसका बी। 67 देखिए दोस्तों, 67 देखिए, लाइकेन किन दो जीवों का सहजीवी संगठन है? ठीक, ये किसके प्रति उत्कृष्ट पर्यावरण सूचक का कार्य करते हैं? देखो सीधी सी बात है दोस्तों, इसमें क्या आपको पहले बता रखा है कि कोई मान लो चट्टान है, तो उसके ऊपर तो क्या दोस्तों? शैवाल जो भोजन बनाने का कार्य करती है, और नीचे क्या होती है दोस्तों? कवक होती है। सिम्बायोटिक प्रोसेस है, एक दूसरे को फायदा पहुंचते हैं, इसलिए कहते हैं इसको सहजीवन के अंदर रहते हैं। तो शैवाल और कवक होता है, और वायु प्रदूषण मुख्यतः ये सल्फर, जहाँ पर SO2 की मात्रा ज़्यादा होगी, ये जो लाइकेन है ये सूख जाती है दोस्तों, पता चल जाता है कि वहाँ SO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है।
अगला देखिए दोस्तों, रेशम कीट पालन यानी सेरीकल्चर में रेशम का रेशा कीट किस अवस्था भाग से होता है और ये किस पौधे की पत्तियों पर पाला जाता है। अभी भी पढ़ा है दोस्तों आपको, प्यूपा के कोकून, स्त्राव से और शहतूत के यानी मालबेरी के पेड़ होता है दोस्तों, उसकी पत्तियों पर यानी शहतूत की पत्तियों पर ये पाया जाता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों ना। 69, मधुमक्खी पालन यानी एपीकल्चर में समारोह नृत्य बताया आपको का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताओ भाई क्या है इसका, मैंने आपको बताया था दोस्तों। इसका मतलब है दोस्तों अन्य मक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा और दूरी की सूचना देना है। और कमेंट बॉक्स में लिखिए किस वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था। 70 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु वर्मी कंपोस्ट बनाता कौन है दोस्तों, केंचुआ। जिसे किसान का मित्र भी कहा जाता है, तो इसका सीधा सा आंसर है दोस्तों अर्थवर्म यानी केंचुआ। 71, औषधीय पादप सर्पगंधा रोल्फिया सर्पेंटाइना से मुख्य एल्केलाइड कौन सा है, इसके उपयोग किस रोग में आपको किया जाता है। ये मैंने बढ़िया तरीके से आपको बता रखा दोस्तों। तो इसमें पाया जाता है दोस्तों रिसरपिन और उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर है जिसको सर्पगंधा लेना चाहिए दोस्तों, तो ये वो आराम से उसका ठीक हो जाता है। आगे देखो दोस्तों, मलेरिया आप सब जानते हो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। मादा एनाफ्लीज इसकी वाहक होती है, ठीक है। मलेरिया रोग के उपचार के लिए प्रसिद्ध औषधि कुनेन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो आप सब जानते हैं इसको छाल से प्राप्त की जाती है। चलो आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है। बताओ भाई राजस्थान की तो सब आना चाहिए आपको। प्रोसेफिस सिनेरिया ना, सिनेरिटिया वाला गाना आप याद कर सकते हो ऋतिक रोशन वाला, तो उसका यहाँ आंसर निकल के आ जाता है। 74, लाख का उत्पादन किस कीट के स्राव द्वारा होता है, इसका मुख्य घटक क्या है। बताओ भाई, लेसिफर लक्का बताया हुआ दोस्तों, और राल, ठीक है ना, रेजिन। 75, जूट रेशे पादप के किस भाग से प्राप्त होते हैं, तने के फ्लोएम है ना, स्तंभ छाल से ये प्राप्त होते हैं। सब बता रखा दोस्तों आपको। 76, रक्त समूह एबीओ जो ब्लड ग्रुपिंग की खोज सर्वप्रथम किसने की, कार्ल लैंड स्टीनर। गर्भ रक्ताणु कोरकता इरिथ्रोब्लास्टोफिटलिसिस रोग कब होता है। मैंने पहले ही बताया आपको कि माताजी यानी कभी भी महिला नेगेटिव हो गई तो काम खराब है, यानी महिला नेगेटिव और पिता पॉजिटिव है तो ये एक स्थिति बनेगी, यानी माता क्या होती है दोस्तों, नेगेटिव। इस स्थिति में एक चीज़ें बनेगी। समझ में आ गई दोस्तों, और इसकी डिटेल आपको बता ही चुका हूँ। 78 देखिए दोस्तों, विडाल टेस्ट का उपयोग किस मानव रोग के निदान या पहचान के लिए किया जाता है। बताओ दोस्तों, टाइफाइड, ठीक है। आगे देखिए, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला जो रोग कौन सा है, और पैर सूज जाते हैं और पेट बाहर निकल आता। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो रहा है दोस्तों, और वो भी किसमें, बच्चों में, तो क्वासी और कोर ये आपको बताया था। और ये इसमें लक्षण पैर सूज जाते हैं और पेट बाहर निकल आता है। से 80 नंबर का सवाल, एड्स रोग का कारण HIV वायरस है। ये वायरस मानव शरीर में मुख्य रूप से किन कोशिकाओं को नष्ट करता है, ये आपको बढ़िया तरीके से बताया दोस्तों। टी लिम्फोसाइट यानी WBC में जो लिम्फोसाइट है दोस्तों, उसमें लिम्फोसाइट उसकी लिम्फोसाइट में भी टी लिम्फोसाइट होती है, यानी थाइमस लिम्फोसाइट, यानी इसकी टी हेल्पर सेल भी इसको बोलती है। CD4+, आपको बढ़िया तरीके से समझाया था। इसको ये क्या करती थी, नष्ट करती है। ये आपके प्रतिरक्षा तंत्र का अहम भाग बनाती है दोस्तों। प्रतिरक्षा तंत्र ही डैमेज हो जाएगा तो फिर बहुत सारे रोग इसके अंदर हो जाएंगे और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। BCG का टीका किस रोग प्रतिरक्षण के लिए नवजात शिशु को लगाया जाता है। बताओ भाई दोस्तों,
इसका आंसर क्या है? तो BCG, बेसिलस कॉलवेट गुरिन, यानी ये क्षय रोग यानी टीबी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 82, एलाइजा टेस्ट का पूरा नाम क्या है और किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है? तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे एंटीजन एंटीबॉडी पारस्परिक क्रिया पर यह कार्य करता है। 83, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है और संक्रामक नहीं है? बताओ भाई दोस्तों, इनमें से कौन सा रोग है जो आनुवांशिक है लेकिन संक्रामक नहीं है ना? तो मलेरिया आनुवांशिक नहीं है, डाउन सिंड्रोम आनुवांशिक है और संक्रामक भी नहीं है, तो आंसर यही है दोस्तों। अब आगे देखिए कि ब्लड क्लोटिंग जो होती है दोस्तों, कौन सा विटामिन अनिवार्य है? तो आप सब जानते हो विटामिन के। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम यानी कांच से विरल माध्यम यानी वायु में प्रवेश करती है तो क्या होगा? बताओ फटाफट। देखो भाई, ये सीधी सी बात है कि भाई ये आपका कोई भी प्रकाश की किरण है, ये आपका कौन सा सघन माध्यम जा रही है ना, और यहाँ अभिलंब किस देते हैं। अब भाई जानी चाहिए थी ऐसे। अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी दोस्तों, तो विरल माध्यम से अभिलंब की ओर नहीं, जो कि अभिलंब से क्या हो जाती है दोस्तों, दूर चली जाती है। अभिलंब से दूर हो जाती है, इसका वेग भी क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है। एट्टी सिक्स, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु समूह अवायवीय अपघटन द्वारा मीथेन गैस उत्पन्न करता है? बताइए आंसर। मिथेनोजेंस। आगे देखिए दोस्तों, रक्त में दोस्तों कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है जो कुपोषण के समय हड्डियों की सुरक्षा करता है? बताया था आपको डिटेल में, PTH पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन है। 88, साबुन का मिसेल संरचना के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। आपको पहले ये पढ़ना रहता है दोस्तों, सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है, ठीक है। सत्य कथन दोस्तों, आयनिक सिरा अंदर की ओर, हाइड्रोकार्बन पूंछ बाहर की ओर होती है, क्या ये सत्य है? नहीं। हाइड्रोकार्बन पूंछ केंद्र की और आयनिक सिरा जल स्नेही सिरा बाहर की ओर होता है, हाँ ये बात इसकी सत्य है। आगे देखिए दोस्तों 89, डाउन सिंड्रोम नामक जन्मजात विकार का क्या कारण है? बताओ दोस्तों, डाउन सिंड्रोम का क्या कारण है? 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता है ना, यानी ट्राइसोमी। आपको मैंने बताया भी था दोस्तों कि पेड केसी 13, 18, 21 XY, तो ये जो डाउन सिंड्रोम है 21वीं जोड़ी गुणसूत्र पर होता है। ये मैंने आपको बताया था शॉर्ट तक ट्रिक। 90 वाला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह ही क्या करती है, कार्य करती है? कौन सी है दोस्तों? अग्नाशय ग्रंथि, है ना। इसका पूर्ण पाचक रस होता है दोस्तों बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में, और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में मुख्यतः आप सब जानते हो इंसुलिन है। बाकी अलग अलग 3 हार्मोन होते हैं जो जिसकी डिटेल में मैं आपको शुगर वाले रोग के अंदर बता चुका हूँ। 91 देखिए दोस्तों, डेंगू रोग का रोग जनक और इसका वाहक कौन है? बताइए दोस्तों। इसका वाहक देखो, प्लाज्मोडियम और मादा एनाफ्लिज नहीं, डेंगू वायरस है और मादा एडिस इजिप्टी मच्छर है, हाँ ये सत्य है इसका। आगे 92 देखिए, कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए दोस्तों, भाई आप बताइए। वहां पर क्या होगा दोस्तों? सोलर सेल, सोलर पैनल ही वहां पर है कृत्रिम उपग्रहों के अंदर। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? बताओ दोस्तों, किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा Na2CO3 का उपयोग किया जाता है। 94, मधुमेह वो भी कौन सा? डायबिटीज मेलिटस से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में किस हार्मोन की कमी और ये कहाँ स्रावित होता है? बताइए दोस्तों। इसमें फटाफट, इंसुलिन हार्मोन की कमी और अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के किस भाग में संपन्न होती है? ये आपके ग्रेना के अंदर संपन्न होती है। 96 देखिए दोस्तों,
वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त भारत स्टेज यानी BS6 मानक सीधे तौर पर किस गैस या कणिका तत्व के उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है? समझ में आई ना? किसमें केंद्रित है बताओ, आंसर क्या निकल के आएगा दोस्तों? इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सूत्रकणिका तत्व यानी PM2.5 इसके लिए ये, हाँ इसको ये रोकती है। ठीक है, अगला 97 देखिए। किस आनुवांशिक विकार को शाही बीमारी रॉयल डिजीज भी कहा जाता है, क्योंकि यह है महारानी विक्टोरिया के वंश में फैला था? बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर दोस्तों हीमोफीलिया। 98। यदि किसी व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है तो उस रक्त समूह कौन सा होगा? बताओ दोस्तों कौन सा होगा दोस्तों? AB पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा ना। 99। रेशम के कीड़े दोस्तों, रेशम के कीड़े के रेशम ग्रंथि से निकलने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रोइन और सेरिसिन, ये इसका प्रोटीन है दोस्तों। 100 नंबर का सवाल। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? इसका अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा है? बताओ दोस्तों इसका दोस्तों कौन सी है दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि कनाडा के अंदर हुआ था दोस्तों। इसका ये सही आंसर है दोस्तों। कैसी लगी है 100 प्रश्नों की सीरीज? और मेरे ख्याल से इनसे आपका काफ़ी प्रश्न आपको या तैयारी में काफ़ी मदद मिली होगी। एग्जाम में हो सकता है भगवान की दया से बहुत कुछ प्रश्न भी मिल जाए। ठीक है, ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। ओके, जय सिया राम।